हेलो 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 हेलो। यस, जुपिटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज गुप्त काल का कालीन अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं बंदरगाह के गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं बंदरगाह। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं बंदरगाह। पहला टॉपिक है कृषि एवं भू राजस्व। कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार अभी भी बना हुआ कृषि। भू राजस्व की दर पूछ लिया जाता है। भू राजस्व की दर 1/6 से 1/4 भाग, 1/6 से 1/4 भाग, एक का छठा हिस्सा से लेकर के एक का चौथा हिस्सा जो कहलाता था भाग, भोग या कर। तो एग्रीकल्चर अभी भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, इसमें कृषि। और ये जो रिवेन्यू होता था, भू राजस्व होता था, 1/6 से 1/6 कब? गुप्त काल में, याद रखना। इसके प्रमुख बंदरगाह के बारे में पूछ लिया जाता है कि गुप्त काल के प्रमुख बंदरगाह कौन थे, जिसका व्यापार जो है दूर दूर तक होता है। जहाँ से एक ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, वो पूछता है ये। एक भड़ौच। दो बंदरगाह का गुप्त काल में याद रखना है नाम। भड़ौच। एक आपका जो है यहाँ पे था भड़ौच में, यहाँ पे भड़ौच। और एक आपका बंगाल में था ताम्रलिप्ति। ये दो बंदरगाह जो है आपका फेमस है। तो भड़ौच और ताम्रलिप्ति। एक है आपका पूर्वी तट, ये तट है। और ये है पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट। तो पूर्वी तट बंगाल पर स्थित ताम्रलिप्ति बंदरगाह पूर्वी भारत का प्रमुख बंदरगाह था। जहाँ से यहाँ से जो है आपका चीन, यहाँ से श्रीलंका, यहाँ से जावा, और दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो है देश जो थे यहाँ। तो श्रीलंका, चाइना, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से एक श्रीलंका हो गया, इधर हो गया चाइना, इधर हो गया साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसी में समंदर में इधर जावा सुमात्रा है। तो यहाँ तो चाइना, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा और दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ व्यापार कहाँ से होता था? ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह और ये बंगाल। अब भड़ाउच आ जाइए गुजरात में। गुजरात और कल्याण या कैम्बे पश्चिमी तट के प्रमुख व्यापारक बंदरगाह थे। इधर से जो है ना आपका दूर दूर व्यापार। अब आ जाइए सिक्के। गुप्तकालीन सिक्के को, जो सोना का सिक्का था उसको दिनार और चांदी के सिक्के को रुपए का कहा जाता है। सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार। और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपए का। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था आपका चांदी का सिक्का, जिसको पंचमार्क सिक्का कहते थे। और वो सिक्का आपका बाद में भी पान एवं करसापन के रूप में आपका मौर्य काल में भी चलता था। गुप्त काल में जो है सोने के सिक्के क्या कहलाए? दिनार कहलाए। और चांदी के सिक्के क्या कहलाए? रुपए का। याद रखिएगा। तो सोने के सिक्के क्या कहलाए? दिनार, AU का संकेत क्या होता है? AU। और AG चांदी का होता है रुपया। रुपए का, रुपए का, ये याद रखना है। अच्छा, वैदिक काल में कौन कौन सिक्के थे? वैदिक काल में थे निष्क एवं शतमान। निष्क एवं शतमान ये सिक्के नहीं थे, एक्चुअली मुद्रा की इकाई थी निष्क एवं शतमान। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में से लेके मौर्य तक आपको जो है ना मिलता है वो पंचमार्क सिक्का, आहत सिक्का। आहत सिक्का सबसे पहले बुद्ध काल में, पंचमार्क। यही आपका मौर्य काल में क्या कहलाता है? करसापन, पन, पण।
करसापण। अच्छा, श्रेणी व्यवस्था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भी थी। यहाँ पे भी आपको श्रेणी व्यवस्था मिलेगी। श्रेणी व्यवस्था क्या होती थी? तो व्यापारी और शिल्पियों का संगठन को ही क्या कहता था? श्रेणी कहा जाता था, निगम कहा जाता था, गण कहा जाता था। श्रेणी व्यवस्था अभी भी है। व्यापारी गतिविधियां तो चलती ही रही, शिल्पी, तो इसका एक संगठन था, उसी को श्रेणी, और इसका हेड को कहते थे सेठी। दो बंदरगाह हो गया यहाँ पे, पश्चिमी भाग में बड़ौच, और पूर्वी भाग में जो है बंगाल में कौन होते थे? पूर्वी भाग बंगाल में कौन कहलाते थे? ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति और बड़ौच, कच्छ। अब आते हैं गुप्तकालीन वास्तुकला, कला एवं प्रसिद्ध मंदिर। जिस चीज के लिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है वो है वास्तुकला, कला और प्रसिद्ध मंदिर के बारे में हम लोग जानते हैं। मंदिर निर्माण की शैली का जन्म, अलग शैली का जन्म होता है। आप लोगों ने देखा था कुषाण काल में, नहीं, कुषाण काल में आपने गंधार कला देखा था, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मंदिर निर्माण की कला का जन्म होता है भारत में, और वो होता है आपका नागर शैली। नागर शैली की शुरुआत होती है गुप्तकालीन मंदिर में। इसमें क्या होता है? गर्भगृह, नागर शैली में शिखर और मंडप बनने प्रारंभ होते हैं। पहले इस तरह के नहीं थे, अब इसका थोड़ा सा अंतर आता है। और तो मंदिर बनने की जो नागर शैली है, इसमें गर्भगृह होता है, शिखर होता है, मंडप बनते हैं। मंदिर जो है अभी तक आपको कहीं नहीं दिख रहा था इस तरह। मंदिर निर्माण कला का जन्म आपका होता है गुप्त काल में। गर्भगृह, शिखर, मंडप बनता है। तो मंदिर कुछ पूछ लिया जाता है गुप्तकालीन कौन कौन मंदिर थे। यहाँ से यूपीएससी भी बार बार पूछती है, तो आप लोग जो इसको ध्यान दीजिएगा। तिगवा का विष्णु मंदिर, ये जबलपुर में है, तिगवा का। घुमरा का शिव मंदिर है सतना मध्य प्रदेश में। नचना कोठार का पार्वती मंदिर पन्ना में, ये भी मध्य प्रदेश में है। ये देवगढ़ वाला तो खूब पूछता है, दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। क्यों? क्योंकि यह पहला मंदिर है जिसमें शिखर का प्रयोग किया गया था। ये VVIS अभी तक में जितना मंदिर है आपका, देवगढ़ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। दशावतार मंदिर ये कहाँ है? तो यूपी में है, देवगढ़ में है। यूपी के देवगढ़ में कौन सा मंदिर है? दशावतार का मंदिर। और भीतर गांव का ईंटों का मंदिर है, ये कानपुर में है। सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर रायपुर में, ईंटों में। ये सब याद करना है, मत करो, देवगढ़ वाला कर लेना है एक तो कम से कम। तिगवा में कौन है? विष्णु मंदिर। भूमरा में शिव मंदिर, कम से कम इतना करो। कहाँ नहीं जो है, कहाँ है ये नहीं करो तो कौन कौन सा मंदिर है? ये देवगढ़ वाला कर लेना है निश्चित तौर पे। चलिए, अब ये था आपका गुप्तकालीन मंदिर, कालीन मंदिर। अब हम लोग आते हैं मूर्ति कला और चित्रकला पे। सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा। सुल्तानगंज जहाँ से जल चढ़ाते हैं, जल लेते हैं, चढ़ाते नहीं, यहाँ का जल गंगा जी का लेते हैं और फिर डायरेक्ट देवघर निकलते हैं। यही है सुल्तानगंज जल। नहीं, सावन के महीने में काफ़ी ज़्यादा कांवरिया की भीड़ लगी रहती है। धार में सुल्तानगंज से देवघर का रूट जो है पूरा हवा वस्त्र से पूरा रंगीन हो जाता है। यही सुल्तानगंज है जहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा है। ये भागलपुर बिहार से प्राप्त तांबे की विशाल बुद्ध प्रतिमा, तांबे की विशाल बुद्ध प्रतिमा सुल्तानगंज से बुद्ध प्रतिमा मिली है गुप्तकालीन। ये गुप्तकालीन धातु कला का, जब तांबा है तो तांबा धातु है, तो धातु कला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है सुल्तानगंज। बहुत VVI है। अजंता चित्रकला तो काफी फेमस है, जिसका 16 और 17 जो है संख्या, गुफा संख्या, उसमें गुफा है। गुफा मतलब होता है पहाड़ के को काट करके जो बनाया जाता है अंदर, गुफा कहते हैं। तो गुफा संख्या उसमें काउंटिंग कर दिया गया है 16 और 17 है। तो अजंता की गुफा संख्या 16 17 गुप्तकालीन है। 16 में क्या है? तो मरणासन राजकुमारी का प्रसिद्ध चित्र। मरणासन मतलब मरने जैसा, राजकुमारी का चित्र बनाया गया है गुफा संख्या 16 में।
और गुफा संख्या 17 को तो चित्रशाला ही कहा जाता है। ये यूपीएससी का जो फेवरेट क्वेश्चन है, पर यूपीएससी बाघ की गुफाएं कहाँ? बाघ की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में है। आप धार याद ना रखो, ये स्टेट याद रखना है, मध्य। ये गुप्तकालीन लौकिक चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है। तो बाघ की कलाएं कहाँ थी, ये जानना है आपका मध्य प्रदेश। अब कौन मंदिर कहाँ है, आप करते रहना, देखो आपको नोट्स मिल जाएगा। ये समझाने वाली बात है नहीं। भारतीय दर्शन सिद्धांत एवं भौतिकतावादी दर्शन चारवाक। चारवाक गजब भौतिकतावादी दर्शन देते हैं। यावत जीवित हम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर घी पियो। चारवाक दर्शन फिलॉसफी। तो भारतीय दर्शन सिद्धांत एवं भौतिकतावादी दर्शन में चारवाक। अच्छा, षड मतलब छह होता है, छह दर्शन है भारतीय दर्शन। छह दर्शन का तो कम से कम नाम याद रख लेना है पहले। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा के अलावा कौन कौन है? सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। सांख्य कपिल, सांख्य दर्शन कपिल। योग पतंजलि, योग पतंजलि याद रहेगा। पतंजलि बाबा रामदेव वाला पतंजलि है, योग करवाते हैं ना, पतंजलि का चेला। ये योग दर्शन किसने दिया? तो पतंजलि ने दिया। न्याय गौतम का है। न्याय दर्शन फिलोसफी किसका है? तो गौतम का, महर्षि गौतम। वैशेषिक किसका है? तो कनाद का है, कनाद का ही कुलु। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण का। खूब पूछता है इसको, एकदम बिल्कुल याद कर लो। जय। जो षड दर्शन है, षड दर्शन किसका है? दर्शन सांख्य किसका है? तो कपिल का। योग पतंजलि का। न्याय गौतम का है। वैशेषिक कनाद का है। पूर्व मीमांसा जैमिनी का है। उत्तर मीमांसा बादरायण का है। आप याद कर लो इसको बढ़िया से। अब चारवाक जो है, लोकायत दर्शन जिसको बोलते हैं, ये अत्यंत प्राचीन भौतिकतावादी दर्शन है। भौतिकतावादी मतलब सुख वाला। ये कहते हैं, इसके प्रवर्तक चारवाक हैं। ये कहते हैं यावत जीवित सुखम जीवित। यावत मतलब जब तक, जीवित माने जियो, सुखम मतलब सुख से। यावत जीवित मतलब जब तक जियो, सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण लेकर, कृत्वा मना धारण करके, घृतम पिबेत मना घी पियो। ऋण लो घी पियो। गजब। भस्मीभूत देह पुनरागमन को था। ये मर लाग बाद, भस्म होला के बाद फिर से जन्म होता है। फालतू का टेंशन मिलेगी है। ये भारत का अत्यंत प्राचीन भौतिकतावादी दर्शन है, जिसके प्रवर्तक कौन है? चारवाक। यह दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। तो प्रत्यक्ष है तभी हम मानेंगे, वो सब नहीं मानेंगे। ईश्वर आत्मा पुनर्जन्म स्वर्ग नर्क सबका खंडन करता है। फालतू ईश्वर और आत्मा पुनर्जन्म, ये बहुत बड़ा सूत्र दिया। यावत जीवेत सुखम जीवेत हिनम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत देहस पुनरागमन कुतः। भस्म हो गया तो फिर से कहाँ से मिलेगा? जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। एक बार शरीर जब भस्म हो जाए तो पुनर्जन्म कहाँ से होगा? क्या करें, इसको पढ़ाइए देखिए आप लोग। गुप्तकालीन साहित्य, नाटक एवं अन्य विशेषताएं हैं। चलिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम लोग, 10 मिनट।
कालीन साहित्य, नाटक एवं अन्य विशेषताएं। गुप्तकालीन साहित्य देखते हैं। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना, सर्जना मतलब सृजन करना, क्रिएशन। तो लौकिक साहित्य मतलब, लौकिक मतलब होता है इस संसार की, एक होता है पारलौकिक जो इस संसार से परे है, उसको कहते हैं पारलौकिक। ऊपर में क्या है, ऊपर वाले जानेंगे। तो क्या है, पारलौकिकता की बात करते हैं, इसमें जन्म होगा, ये पारलौकिकता की बात है। ई लौकिकता जिसको लौकिक संसार कहते हैं, इस संसार में जो आप देख रहे हैं, जो जी रहे हैं, इसको लौकिक संसार कहते हैं। तो इस लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए विशेष रूप से स्मरणीय भास के 13 नाटक, एक दूगो नहीं, भास का 13 नाटक इसी काल का है। किसका, भास का। क्या गो नाटक, 13 नाटक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एगो नाटक लिखा है, शूद्रक ने याद रखना, उसका नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम मतलब माटी का खिलौना गाड़ी। इसमें जो है खतरनाक बात लिखा गया इस नाटक में, बोलता है एक निर्धन ब्राह्मण, एकदम बहुत गरीब ब्राह्मण, इसके साथ जो है प्रेम प्रसंग बताया गया है, एक प्रोस्टिट्यूट का, एक वैश्या का। एक निर्धन ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण का एक वैश्या से प्रेम हो जाता है। और ये वर्णन आपका इस नाटक में है, जिसका नाम है मृच्छकटिकम, माटी का खिलौना गाड़ी। तो प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, ये आपका गुप्तकालीन नाटक है मृच्छकटिकम, याद रखना। मृच्छकटिकम इसको लिखा है शूद्रक ने। किसने लिखा है, शूद्रक ने लिखा है। मृच्छकटिकम नाटक किसने लिखा है, शूद्रक ने लिखा है। इसका अर्थ क्या होता है, माटी खिलौना गाड़ी। इस मृच्छकटिकम में क्या है, इस नाटक में क्या दर्शाया गया, क्या बताया गया है। एक ब्राह्मण का एक वैश्या के साथ क्या होता है, प्रेम प्रसंग चलता है, प्यार होता है ना। एक आपका और है नाटक जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम तो और खतरनाक इसमें जो है कहानी है, मतलब नाटक में है। देवी चंद्रगुप्तम का बात क्या है, इसको विशाख दत्त ने लिखा है, देवी चंद्रगुप्तम। इसने एक मुद्रा राक्षस भी लिखा है देवी चंद्रगुप्तम ने, सॉरी विशाख दत्त ने। और ये देवी चंद्रगुप्तम नाटक है। अब देवी कौन है देखिए, यह गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी, जो अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करता है कि ले। शक आक्रमण, वही शक जो कि पश्चिम भारत में शासन करता था, वही शक। ये शक जो है इधर आपका जो है ना, आपका क्या हो जाएगा, गुप्त। ये शक आक्रमणकारी से झगड़ा होता है, और ध्रुव देवी इसकी पत्नी है, किसकी, रामगुप्त की, गुप्त वंश का एक राजा। और इस ध्रुव देवी को सौंपने का फैसला ले लेते। इसका गोसाहा छोटका भाई जो है, उसका नाम था चंद्रगुप्त। ये क्या बोला कि रानी का भेष में बोला नहीं, कर दिया, रानी का भेष लिया और दुश्मन के शिविर में प्रवेश करके और उसका वध कर दिया। मेरी भाभी को लेकर भागा है, दम काट दिया। तो ये नाटक जो है आपका देवी चंद्रगुप्तम में, विशाख दत्त का ये नाटक है। रामगुप्त की इसमें कहानी है, कैसे अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक राजा को सौंप देता है और उसका बदला लेता है उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य के नाम से मशहूर है। ठीक है, बहुत ही सबसे प्रतापी राजा यदि कहा जाए पूरे गुप्त काल का तो यही है चंद्रगुप्त। रानी के भेष में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करके उसका वध कर देता और फिर राजा बन जाता। अब देखिए एक नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, ये कालिदास का नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतलम मतलब शकुंतला। ठीक है, तो राजा दुष्यंत का और शकुंतला की प्रेम कहानी है। तीसरी भारतीय रचना है, का अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। ऐसे प्रथम दो रचना कौन कौन है, तो मनुस्मृति और भागवत गीता। तो यूरोपीय भाषा में तीसरी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम ही है, जिसका ट्रांसलेशन हुआ है। पहला है मनुस्मृति का और दूसरा है भागवत गीता। अच्छा, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों, क्योंकि सांस्कृतिक उपलब्धियां जब तक सिर्फ राजनीतिक उपलब्धि हो जाने से, साम्राज्य विस्तार हो जाने से स्वर्ण युग नहीं कहा जा सकता। आप देखेंगे कि मौर्य काल को स्वर्ण युग नहीं कहा गया। हालांकि सब एक विवादित प्रश्न है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब आप कला के क्षेत्र में यदि आप पारंगत हैं या कला को यदि आप तरजीह देते हैं, तब जो है आप समझिए कि क्या है कि उसको महत्व का महत्व समझते हैं। तो स्वर्ण युग मतलब क्या होता है, सोना जैसा युग।
जब सारी चीजें हैं आपके पास और आपके पास कला नहीं है, तो फिर जो है ना वो क्या है, फीका पड़ जाता है। तो भारतीय इतिहास में जितना साहित्य का, कला का और इतना सारा जो है, जो भवन है, स्थापत्य जो है का निर्माण हुआ, तो इतना कभी नहीं हुआ था प्राचीन भारत में आज तक, गुप्त काल तक। इसी वजह से इसको भारतीय इतिहास का गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी कृतियां, बहुत सारे नाटक, बहुत सारे किताबें लिखे गए, नहीं, बहुत सारे जो है मंदिर बने, बहुत सारे जो है बिल्डिंग बने, इन तमाम वजहों से। उसके बाद जो है एक का व्यापक और विस्तृत इसका साम्राज्य भी था, नहीं, प्रांतीय स्तर पे भी इसका साम्राज्य था, अर्थव्यवस्था इसकी बेहद अच्छी खासी थी, शांति का दौर था। तो तमाम चीज़ों ने मिलकर के गुप्त काल को एक स्वर्ण युग की संज्ञा दी। इसमें इसका सांस्कृतिक उपलब्धि एक विशेष मायने रखता है, और सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण ही खास करके इसको स्वर्ण युग। अब नगरों का क्रमिक पतन होता है, गुप्त काल की एक प्रमुख और महत्वपूर्ण विशेषता है। धीरे धीरे नगरों का क्रमिक पतन होने लगता है, नगर जो है छोटे छोटे धीरे धीरे खंडहर हो जाते हैं बाद में। तो कल हम लोग पढ़ेंगे वाकाटक राजवंश, इसके आगे। आज यहीं तक क्लास को एंड करते हैं। क्लास कैसे लगी जरूर कमेंट करेंगे।